Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are well and I hope you all are learning well. आज का हमारा वीडियो डे 10 है हमारी प्रैक्टिस सेट सीरीज़ का। साइकोलॉजी के क्वेश्चन की जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे उसका आज 10वां दिन है। आज भी हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्न में से सूक्ष्म चलन कौशल है। दो तरीके के कौशल होते हैं या दो तरीके की स्किल होती है, एक सूक्ष्म और एक स्थूल, एक ग्रॉस मोटर स्किल और एक फाइन मोटर स्किल। ओके, तो इसमें पूछा गया है फाइन मोटर स्किल के बारे में या सूक्ष्म चलन कौशल के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा लिखना। फाइन मोटर स्किल्स या सूक्ष्म चलन कौशल क्या होते हैं, जिसमें हमारी कम से कम मांसपेशियां इस्तेमाल हो रही हो कोई किसी कार्य को करने में। और ग्रॉस मोटर स्किल्स या स्थूल चलन कौशल वो होते हैं जिनमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियां यूज़ हो रही हो कोई काम करने में या किसी कार्य को करने में। तो चढ़ना, कूदना और दौड़ना, ये तीन चीज़ें ऐसी हैं जिसमें हमारी ज़्यादा से ज़्यादा मांसपेशियां या लगभग हमारे पूरे बॉडी की ही मांसपेशियां यूज़ होगी, जबकि लिखने में सिर्फ हमारे हाथ की मसल्स का इस्तेमाल होगा या सिर्फ हाथ की मांसपेशियां यूज़ होगी। ओके, तो सूक्ष्म चलन कौशल यहाँ पर हुआ लिखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। डेलिरियम ट्रेमेंस है। डेलिरियम ट्रेमेंस क्या है ये आपको पहचानना है। ऑप्शन नंबर ए, अधिगम अक्षमता है, एक कुपोषण है, मादक पदार्थों को छोड़ने के बाद उभरने वाले गंभीर लक्षण हैं, या ऑप्शन नंबर डी, मानसिक अयोग्यता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। जब कोई व्यक्ति मादक पदार्थों का सेवन करता है लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा मात्रा में वो सेवन करता है और फिर जब वो छोड़ने की कोशिश करता है उस चीज़ को, या फिर अचानक से छोड़ देता है किसी के कहने पर या खुद की इच्छा से, तब कई सारे ऐसे चेंजेस होते हैं जो उसकी बॉडी में नज़र आते हैं। जैसे कि उसका बीपी हाई हो जाता है, उसको चक्कर आने लगते हैं, उसकी बॉडी जो है वो कांपने लगती है। इस तरीके के जो लक्षण नज़र आते हैं, गंभीर लक्षण नज़र आते हैं किसी व्यक्ति में, उसको हम डेलिरियम ट्रेमेंस कहते हैं। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व की संरचना के गत्यात्मक और स्थलाकृतिक पक्ष का अध्ययन किया है? तो ये बहुत अच्छे से हमने समझा है, 2 वीडियोस के अंदर समझा है हमने बिल्कुल डिटेल में कि किसने इसको डिस्कस किया है। सिगमंड फ्राइड ने गत्यात्मक और स्थलाकृतिक पक्ष की बात की है, तो इसका करेक्ट आंसर है सिगमंड फ्राइड। ओके, एक पक्ष में आ जाते हैं इड, ईगो, सुपर ईगो, और दूसरे पक्ष में आ जाते हैं हमारे चेतन, अर्धचेतन और अचेतन मन। ओके, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तीव्र विकास, समायोजन और स्थिरता का अभाव, दीवा स्वप्न या जिसे डे ड्रीमिंग भी हम कहते हैं, काल्पनिक श्रोतागण या इमेजिनरी ऑडियंस तथा वीर पूजा, ये विशेषताएं हैं। इस अवस्था की ये विशेषताएं हैं, बाल्यावस्था की, शैशवावस्था की, किशोरावस्था की या वृद्धावस्था की। तो ये विशेषताएं हैं किशोरावस्था की। किशोरावस्था के दौरान एक बच्चे का जो विकास होता है वो तीव्र गति से होता है, उसमें एडजस्टमेंट का अभाव रहता है या स्थिरता का अभाव रहता है बच्चे में, क्योंकि 10 तरीके की चीज़ों से वो उस वक्त गुजर रहा होता है, उस पीरियड में गुजर रहा होता है। फिज़िकली भी बहुत सारे चेंजेस उसमें हो रहे होते हैं और मेंटली भी, तो वो समायोजन मुश्किल से कर पाता है। दीवा स्वप्न वो देखता है, डे ड्रीमिंग करता है कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, 10 तरीके के उसके सपने होते हैं। काल्पनिक श्रोतागण, काल्पनिक श्रोतागण की भी वो सोचता है, वो बहुत ज़्यादा तैयार होकर घर से बाहर निकलता है, और जब घर से बाहर निकलता है तो उसको ऐसा लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है। ओके, उसके फेस पे एक छोटा सा अगर पिंपल भी हो जाता है तो उसको बड़ा ऐसा फील होता है अंदर से कि ये पिंपल लोगों को कैसा दिखेगा, या मैं अजीब लगूँगा, मैं ऐसा लगूँगा वैसा लगूँगा, जबकि रियलिटी ये होती नहीं है। ओके, इतना कोई ध्यान भी नहीं देता है जितना वो अपने दिमाग में बना के रखता है कि सारी दुनिया सिर्फ मुझे ही देख रही है। और वीर पूजा, वीर पूजा भी किशोरावस्था की ही विशेषताएं है। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। बात करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की। एक समावेशी कक्षा में शिक्षक को क्या करना चाहिए? समावेशी कक्षा की यहाँ बात हो रही है।
इंक्लूसिव क्लास या इंक्लूसिव एजुकेशन की। ऑप्शन नंबर ए है केवल प्रतिभाशाली और योग्य बच्चों पर ध्यान दें। ये तो बिल्कुल एक पक्ष हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता समावेशी कक्षा में। ऑप्शन नंबर बी है ये विश्वास करना चाहिए कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता होती है। या ऑप्शन नंबर सी अशक्त अधिगमकर्ताओं के प्रति दया और सहानुभूति का भाव प्रदर्शित करना चाहिए। ये भी गलत है। अगर आप जो अशक्त अधिगम करता है उनको सिर्फ दया और सहानुभूति ही प्रकट करोगे तो वो अपने आप को कमज़ोर समझने लगेंगे। उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए, उनको नॉर्मल बच्चों की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी है बच्चों को अपाहिज बच्चा, मंदबुद्धि बच्चा आदि के रूप में वर्गीकृत करना चाहिए। तो ये भी एक शिक्षक का काम नहीं है, ये भी शिक्षक बिल्कुल नहीं करेगा। वर्गीकृत तो करना ही नहीं है वहाँ पे। हम इंक्लूसिव एजुकेशन हुई ही नहीं, फिर वो समावेशी शिक्षा हुई ही नहीं जब आपने डिवाइड ही कर दिया उनको। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ये विश्वास करना चाहिए कि सब बच्चे अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता रखते हैं और उनको सिखाने की कोशिश करनी चाहिए। वहाँ पर सिखाने के तरीके बेशक अलग अलग हो सकते हैं, बच्चों को समझाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन ये मान के चलना चाहिए कि सीख सब सकते हैं, चाहे वो किसी भी लेवल का बच्चा हो। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। तो ये थी आज की वीडियो, ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ आए होंगे। इफ़ यू लाइक्ड माय वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।